हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। बातें हमारी चल रही हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हम लोगों ने लगभग जितनी बातें करनी थी कर ली हैं। थोड़ी सी बातें और बची हैं, स्पेशली एक छोटा सा टॉपिक पॉलीसेकेराइड्स। आज के क्लास में हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ी बातें हम लोग सेल्यूलोज के ऊपर करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्च का होगा, और थोड़ी बातें जो है ग्लाइकोजन पर होंगी। ये तीनों ही जो है ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, मतलब ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स। जैसे हम सेलुलोज का एग्जांपल लें तो बीटा ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके सेलुलोज को बनाते हैं। बीटा ग्लूकोज हम लोग लिखना जानते हैं, कैसे लिखोगे? वो अपना 6 मेंबर्ड रिंग बना लिया हम लोगों ने, और प्रत्येक कार्बन के साथ जो जो ग्रुप्स तुमको समझा रखा है उन ग्रुप्स को अच्छे से जोड़ते चले जाओ। तो ये बीटा ग्लूकोज बन गया। ठीक, बड़ा वाला ग्रुप ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको एक दूसरे से अपोजिट लिखते चले जाना है, और जो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा वो हमारा बीटा ग्लूकोज होगा। अब बीटा ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल। इसमें सारे ग्रुप्स नहीं लिखते हैं, चलो जरूरी ग्रुप्स को लिख देते हैं, और बाकी तुम अपनी बुद्धि लगा लेना कि जैसे यहां पर लिखा वैसे यहां पर भी लिख लिया जाएगा। एक और मॉलिक्यूल लिख लिया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने बीटा ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स को लिख लिया। ये हेमीएसिटल OH, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये रहा अपना 4th कार्बन। 1 2 3 4 चौथा कार्बन है। चौथे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूल का हेमीएसिटल OH और दूसरे मॉलिक्यूल का ये जो 4th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और यहीं पर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा। फिर दूसरे मॉलिक्यूल का हेमीएसिटल ग्रुप अगले वाले मॉलिक्यूल के चौथे वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। फिर से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और ऑक्सीजन को लाकर कार्बन में जोड़ देना, तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से बीटा ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। ये तो हमने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स। पहला मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे से, चौथा मॉलिक्यूल 5वें से। ऐसा करते करते हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के बड़ा चेन बनाएंगे। और ध्यान देना, प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो हेमीएसिटल OH है वो अगले मॉलिक्यूल के चौथे वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन कर रहा है और बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि ये बीटा हेमीएसिटल OH खर्च हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना, फिर इसी तरह से अपने अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से ये चेन चलता चला जाएगा। और जब बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ा सा चेन तैयार हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि यही है सेलुलोज। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? कुछ खास नहीं करना है, बस इत्मीनान से जो है ग्लूकोज के कुछ यूनिट्स बना लो। एक यूनिट बना लिया, दूसरा यूनिट बना लिया, तीसरा यूनिट बना लिया, चौथा यूनिट बना लिया। तो इस तरह से ग्लूकोज के कुछ यूनिट्स बना लो, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐसे बीच में लगा दो, और इस ऑक्सीजन को
इस कार्बन के साथ नीचे से जोड़ना है, इस कार्बन के साथ ऊपर से जोड़ना है, तो ऐसे ला करके यहाँ थोड़ा गैप छोड़ देंगे। मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ पर दोनों को लिंक करें, क्योंकि लिंक करने का मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन इधर आकर के नीचे से जोड़ा जाएगा और इधर ला करके ऊपर से जोड़ा जाएगा। सेम हियर, थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे दोनों तरफ। सेम हियर, और हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं उनको लिख दो, और बाकी के जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को सजा लेना अपना सोच समझ करके, ज़रूरत पड़े तो। बस इतना बड़ा स्ट्रक्चर तुमसे कोई बनवाएगा नहीं, लेकिन हाँ अगर इत्मीनान से फुर्सत रहे और ज़रूरत पड़े तो बनाने आना चाहिए। कोई बनवाएगा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुमको बनाने भी नहीं आना चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने को तो तुमको नहीं आएगा। हाँ, बड़ा बना बनाया स्ट्रक्चर आ सकता, हो सकता तुमको पहचानने के लिए कह दिया जाए कि पहचानो ये स्ट्रक्चर क्या है, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो इत्मीनान से तुम किसी को बना करके कॉपी पर समझा सको कि हाँ सेलुलोज का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। तो जो जो ग्रुप्स रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच गए, उनको भर लेना इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक और तरीके से भी ट्राई कर सकते थे। एक और तरीके से भी ट्राई कर सकते थे कि हम लोग क्या करते, जैसे एक यूनिट बनाया तो दूसरा यूनिट यहां पर ऐसे बना लेंगे हम लोग। फिर तीसरा यूनिट जो है वो बीच में ऑक्सीजन लगाना ना, वो मिस कर गए हम। फिर चौथा यूनिट। इसी तरह से मतलब तुम आगे बढ़ाते चले जाओगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और जो ग्रुप्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन ग्रुप्स को भी लिख लेना। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा सीढ़ी के जैसा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे थोड़ा ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो या तुम इसको ऐसे लिंक करो या फिर ऐसे लिंक करो, तभी ऑक्सीजन इस पर ऊपर की तरफ से और इस रिंग पर नीचे की तरफ से माना जाएगा। तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। एक स्ट्रक्चर होता है सेलुलोज ट्राई एसीटेट। सेलुलोज ट्राई एसीटेट, ये क्या होता है? तो देखो सेलुलोज में है क्या कि प्रत्येक ग्लूकोज यूनिट का जो हेमी एसिटल OH हुआ करता था वो अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो गया, और चौथे वाले कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ करता था वो अपने से पीछे वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो गया। तो प्रत्येक यूनिट में 3-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बचे रहेंगे। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर रहेगा CH2OH, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर रहेगा, तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर रहेगा। तो ऐसा प्रत्येक यूनिट में रहेगा। 1000 मॉलिक्यूल्स मिलकर के सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ग्लूकोज के 1000 मॉलिक्यूल्स मिलकर के सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो प्रत्येक यूनिट में 3-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। और जब हम इसको सेलुलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सेस में ले लें और इसके साथ रिएक्शन करा दें, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना ग्लूकोज में कि ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट बनता है। ग्लूकोज जब एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट बन जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर सेलुलोज एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो प्रत्येक रिंग में 3-3 बार एसिटेट, जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है वहाँ वहाँ पर एसिटेट। तो प्रत्येक रिंग में 3 बार एसिटेट, इस रिंग में 3 बार एसिटेट, इस रिंग में 3 बार एसिटेट, इस रिंग में 3 बार एसिटेट। तो एसिटेट बनने के बाद तुम जानते हो इसको OAC लिख दोगे, इसको OAC लिख दोगे, OAC लिख दोगे। तो इस तरह से प्रत्येक रिंग में लिखते चले जाएंगे तो वही जो स्ट्रक्चर तैयार होगा सेलुलोज ट्राई एसीटेट इसको कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है फाइबर वगैरह बनाने में, कपड़े वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सेलुलोज अगर तुम समझते हो तो सेलुलोज ट्राई एसीटेट को समझना कोई मुश्किल नहीं है। प्रत्येक रिंग में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है और एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। तो 3 बार एसिटाइलेशन होगा और सेलुलोज ट्राई एसीटेट बन जाएगा। स्टार्च के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करा जाए तो देखो स्टार्च में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो
होता है एमाइलोज, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक, स्टार्च में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है वो माइनर कंपोनेंट मतलब थोड़ा सा होता है, करीब करीब 20% के आसपास, और एमाइलोपेक्टिन इसका मेजर कंपोनेंट मतलब ज्यादा अमाउंट में वही एमाइलोपेक्टिन ही रहता है। दोनों को मिला करके स्टार्च बनता है। एमाइलोज जो है, अच्छा एक चीज हम यहां पर तुमको बता दें, स्टार्च बनता किससे है, तो अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल आपको आपस में जोड़ जोड़ करके तुम स्टार्च को बनाओगे। अब स्टार्च में दो तरह के चेन्स हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा होता है, एमाइलोज थोड़ा सा होता है, एमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट, जबकि एमाइलोपेक्टिन उसकी तुलना में हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसकी तुलना में उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा होता है। ये अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड होता है। इसके अलावा जैसे इसमें देखोगे तो C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज तुमको मिलेगा, और इसमें देखोगे तो C1 C4 एंड C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक इसमें तुमको देखने को मिलेगा। और भी एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल है, और ये वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक, आगे जगह नहीं है तो समझ लेना, वाटर इनसॉल्यूबल है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पर थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको तुम ध्यान में रखोगे, इस पर फोकस करना, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। C1 C4 ये क्या चीज है, अल्फा ग्लूकोज बनाओ। कैसे बनाओगे, बीटा ग्लूकोज हम लोगों ने बनाना सीखा हुआ है, बीटा ग्लूकोज में थोड़ा सा चेंज कर देते हो तो अल्फा ग्लूकोज हो जाता है। तो CH2OH ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे, और अगर हाइड्रोक्सिल ऊपर लिख दिया तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, और नीचे लिख दिया तो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। बाकी जगहों पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर लिया जाए। तो इस तरह से अल्फा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही तुम ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लिखते चले जाओ। हम सिर्फ काम के 2 ग्रुप्स लिख रहे हैं जिनको रिएक्शन में इस्तेमाल करना है, बाकी के ग्रुप्स फिलअप कर लिए जाएंगे। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का ये जो हेमी एसिटल OH है, अगले वाले मॉलिक्यूल के चौथे वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और यहीं पर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये कह दिया तुमने, हुआ एक यूनिट, फिर ये हो गया दूसरा यूनिट, ये हो गया तीसरा यूनिट, एंड सो ऑन, इसी तरह से बनाते चले जाओ। और प्रत्येक यूनिट को से नीचे ऑक्सीजन लिखना, ठीक, इस पर भी नीचे की तरफ से, इस पर भी नीचे की तरफ से अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक। ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज अल्फा है या बीटा है, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि जो हेमी एसिटल OH खर्च हो रहा है, वो हेमी एसिटल OH किस तरह के मॉलिक्यूल के पास है, अल्फा मॉलिक्यूल के पास है या बीटा मॉलिक्यूल के पास है, अल्फा एनोमर के पास है या बीटा एनोमर के पास है। तो अगर अल्फा एनोमर का हेमी एसिटल OH कंज्यूम हो रहा है तो अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, बीटा एनोमर का हेमी एसिटल OH कंज्यूम हो रहा है तो बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। चूंकि यहाँ सब अल्फा ही अल्फा है, बीटा तो कुछ है ही नहीं, तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो है वो अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होगा। इसके पहले जब स्टार्च बनाया था तो उसमें सारा बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड था, तो अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक यहाँ, इसी तरह से अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक यहाँ,
और बाकी बचे हुए ग्रुप्स जो हैं रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उनको अपना तुम फिलअप कर लेना, और जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो भी एमाइलोज तैयार कर रहे हैं हम, क्योंकि एमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच्ड। एमाइलोज लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट कहने का मतलब ग्लूकोज के करीब 150 से 200 यूनिट्स आपस में जोड़ दो और जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो एमाइलोज। और एमाइलोपेक्टिन हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ग्लूकोज के करीब करीब 1000 यूनिट, 1000 या कुछ उसी के आसपास। तो इसमें 150-200 यूनिट जोड़ना और इसमें करीब करीब 1000 या उससे ज़्यादा यूनिट जोड़ना होता है। एग्जैक्ट वैल्यूज हमें याद नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बस इतना ही मन में होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। तो लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब इसमें ग्लूकोज के थोड़े से यूनिट्स, जबकि इसमें ग्लूकोज के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स, करीब करीब यहाँ पर 200 और यहाँ करीब करीब 1000 यूनिट्स को जोड़ते हैं। साथ ही साथ ये अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड का क्या चक्कर है, तो देखो ये पहला कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन एटम्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, इन्हीं दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसाइड लिंक बन रहा है, तो ये 1,4, ठीक, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक कहा जा सकता है। तो यहां पर देखो CH2H एक फ्री रहेगा, अगर कह दो ग्लूकोज का एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर हम लाएं तो ये इसका जो हेमी एसिटल OH है, ठीक, हेमी एसिटल OH लिखा है, बाकी सारे OH को इग्नोर कर दिया है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां पर एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी ये चेन सीधा चला जा रहा था, इधर से देखो चेन की ब्रांचिंग हो गई, इधर से चेन की ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग कैसे हुई है, इसका कार्बन नंबर 6, इसका कार्बन नंबर 1, C1C6 अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक, इसी को हमने कहा था। तो एमाइलोपेक्टिन में चेन सीधा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन बीच बीच में ब्रांचेज भी निकली रहेंगी, और जहां जहां पर ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग के लिए क्या चाहिए, अगर ब्रांचिंग नहीं करना है तो C1C4 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 चलते चले जाओ, ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, और जहां C6 पार्टिसिपेट करेगा वहां वहां ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें ब्रांचिंग हुई है, स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, और कैसे ब्रांचिंग हुई है कि बीच बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स अपने कार्बन नंबर 6 को भी इस्तेमाल करेंगे। जब जब ब्रांचिंग होगी वहां पर एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो पीछे की तरफ एक मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, आगे की तरफ एक मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, फिर इधर ऊपर की तरफ भी एक मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। तो ये 3 तरफ कनेक्टेड है, एक तरफ अपने चौथे कार्बन से, एक तरफ अपने पहले कार्बन से, और एक तरफ अपने छठवें 6th कार्बन के साथ। तो इस तरह से एमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। तो स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है कि ये C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, C1C6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, इन सब का मतलब क्या है, ब्रांचिंग हो रहा है तो कैसे हो रहा है, लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, इसका क्या चक्कर है। वाटर सॉल्युबल कब कोई चीज़ होता है, पानी के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बना ले जा रहा है तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो नियरली प्रत्येक यूनिट में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो जाएगा, ठीक, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे वाले मॉलिक्यूल के साथ। तो प्रत्येक यूनिट में 3-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन वगैरह भी है। पानी के साथ ये सारे यूनिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दोनों को ही पानी में घुल जाना चाहिए। तो आंसर है यस, पानी में मिलाओगे तो दोनों मिक्स तो हो जाते हैं, ये भी पानी में मिक्स हो जाएगा, ये भी पानी में मिक्स हो जाएगा। ये पानी में मिक्स होगा तो सोल्यूशन बनेगा, ये पानी में मिक्स होगा तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, एक चिपचिपा सा पेस्ट के जैसा। जैसे आटे को ले लो, आटा जो है उसमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है, एक मुट्ठी आटा ले लो, उसमें थोड़ा 2 कप पानी मिलाओ और चम्मच से थोड़ा देर उसको शेक करो, देखोगे एक गोंद के जैसा, पेस्ट के जैसा कुछ बन करके तैयार हो गया, कोलाइडल मिक्सचर उसको कहते हैं। तो इसको पानी में मिलाओगे सोल्यूशन बनाएगा, इसको पानी में मिलाओगे कोलाइडल मिक्सचर बनाएगा। क्यों कोलाइडल मिक्सचर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज बड़ी बड़ी है, इसके पार्टिकल्स की साइज छोटी छोटी है। जब पार्टिकल्स की साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में रहती है तो हम कहते हैं सोल्यूशन, और उसके ऊपर जाने लगती है तो हम लोग कहते हैं कोलाइडल मिक्सचर। तो एमाइलोपेक्टिन पानी के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं कहते हैं,
कोलाइडल मिक्सचर कहते हैं, और इसीलिए टेक्निकली ये पानी में इनसॉल्युबल माना जाता है, वाटर इनसॉल्युबल, और इसको कहते हैं ये पानी में घुल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च। ये स्टार्च में 2 कंपोनेंट्स हैं, अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, अनब्रांच्ड है, C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, और सॉरी एमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल है, लो मॉलिक्यूलर वेट, अनब्रांच्ड, C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, एंड एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ब्रांच्ड इन C1C4 के साथ साथ जगह जगह पर C1C6 लिंकेजेस के जरिए ब्रांचिंग भी हो रखी है। ठीक, फिर एक और पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये भी स्टार्च के ही जैसा होता है, जैसा स्टार्च है वैसा ही ग्लाइकोजन भी होता है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, बल्कि स्टार्च के जैसा ना कहें, हम ये कहें कि ये एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर नियरली एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, मतलब अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है, ब्रांचिंग भी होती है, ब्रांचिंग होगा तो डेफिनेटली C1C4 से चेन सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और C1C6 से जगह जगह ब्रांच निकलेंगे। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी के जैसा होता है, बस अंतर क्या है कि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थोड़ी कम होती है, और ग्लाइकोजन जो है इसमें ब्रांचिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें ब्रांचिंग कम होती है और इसमें ब्रांचिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन विथ हायर अमाउंट ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन के ही जैसा होगा। अब यहाँ पर अगर तुमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि बताओ ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर हेमी एसिटल OH फ्री रहेगा, रिंग ओपन होगा तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल OH अपने से अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो जा रहा है। तो जब किसी मॉलिक्यूल के पास हेमी एसिटल OH नहीं बचेगा तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर होगा? आंसर है नहीं। तो ये तीनों ही जो पॉलीसेकेराइड्स है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये तीन के तीनों जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है? क्योंकि इनके पास जो हेमी एसिटल OH होता है वो हेमी एसिटल OH, प्रत्येक यूनिट का हेमी एसिटल OH अपने से अगले वाले यूनिट के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो जाता है। तो कभी कभी तुम लोग पूछते हो कि जैसे मॉलिक्यूल्स की चेन चलती जा रही है, पहले मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल OH दूसरे से रिएक्शन किया, दूसरे का हेमी एसिटल OH तीसरे से, तीसरे का हेमी एसिटल OH चौथे के साथ, तो लास्ट वाले का तो बचेगा ना। तो लास्ट वाले का बचेगा तब तो रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए। यस, लॉजिक तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि जैसे 1000 लोगों में एक आदमी को कुछ मिल जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि सबको मिल गया। ठीक, सबके लिए नहीं हुआ। 1000 लोगों में एक आदमी ने कुछ कर दिया तो हम लोग उसको कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं मानते। तो 1000 मॉलिक्यूल्स की चेन है, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है किसी तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। 999 जो यूनिट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी रहा है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हुआ कि रिएक्शन नहीं हुआ। तुम लैब में ले जाओगे, स्टार्च को पानी में थोड़ा मिलाओ, फिर उसमें थोड़ा फैलिंग सोल्यूशन मिलाओ, हल्का हल्का हीट करो, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चलो मान भी लिया कि लास्ट वाला मॉलिक्यूल रिएक्शन करता होगा तो उस रिएक्शन का कुछ अता पता नहीं चलता है। तो टेक्निकली हम लोग यही डिक्लेयर करते हैं कि स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सेलुलोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोजन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये तीनों ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के लंबे लंबे चेन्स बना रहे हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल OH अपने से अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो जा रहा है। थोड़ा सा इनके एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस पर ध्यान दिया जाए। देखो, सेलुलोज जो है ये मेनली प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स के सेल वॉल में। सेल समझते हो ना, जैसे हम लोगों का घर है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनता है, वैसे हम लोगों की जो पूरी बॉडी है, किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट की बॉडी ले ली जाए तो वो छोटे छोटे सेल्स से मिल करके बनती है। अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो समझते होगे, मैथमेटिक्स वालों की कोई गारंटी नहीं कि वो क्या समझते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की पूरी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी होती है। और सेल का जो सबसे
प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में जो सेल का सबसे बाहर वाला लेयर होता है, ये एक सेल हो गया, और सेल का सबसे बाहर वाला लेयर वो जो है सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज क्या करता है, मजबूती और हार्डनेस देता है। जितना ज़्यादा सेलुलोज वगैरह रहेगा पौधा उतना ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। तो तुम देखते हो ना पौधे का जो तना होता है, स्टेम, लकड़ी बहुत मजबूत होती है, उसमें सेलुलोज का काफ़ी रोल होता है। अकेले सेलुलोज का रोल नहीं होता है, लेकिन सेलुलोज का काफ़ी रोल होता है। सेलुलोज जो है सेल वाल को मजबूती देता है। एनिमल सेल में ये चीज़ नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या है, ये प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। एनर्जी स्टोरेज, जैसे तुम जानते हो ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की धूप में, सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स ने क्या किया, CO2 लिया, वाटर लिया, सनलाइट लिया, और इन सब को मिला करके बनाते क्या है, वो मेनली ग्लूकोज ही बनाते हैं। तो जब ग्लूकोज बनाया तो सनलाइट की जो एनर्जी थी इसी ग्लूकोज में बंद हो गई। अब पौधे क्या करेंगे, इसी ग्लूकोज का बाद में इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएंगे और उस एनर्जी से अपने जीवन को चलाएंगे। जैसे हमेशा तो धूप नहीं रहती है, जब धूप नहीं रहती है तभी तो पौधों को एनर्जी चाहिए ना। तो पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज की एनर्जी को, जब धूप नहीं रहेगी तो ग्लूकोज की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लूकोज को इस तरह से सीधे नहीं स्टोर करते, वो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। फायदा क्या है, जैसे हमारे पास मान लो बिस्किट है, 50 बिस्किट्स है, तो तुम 50 बिस्किट्स को अलग अलग रखो, और ये भी हो सकता है कि 50 को एक अच्छे से पैकेट में बंद करके पैक करके रख दो, तो ज़्यादा समय तक आसानी से सेफ रख पाओगे। तो ठीक वैसे ही ग्लूकोज के एक एक अलग अलग मॉलिक्यूल्स को पैक करके रखना मुश्किल काम है। तो पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिला करके स्टार्च बना लेते हैं, स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, ताकि जिस दिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जब एनर्जी चाहिए होगा, तो इसी स्टार्च को तोड़ करके वापस ग्लूकोज बनाएंगे और ग्लूकोज से एनर्जी लेकर के अपने जीवन को चलाएंगे। तो ये स्टार्च कहाँ वो सेव करते हैं, इस स्टार्च को वो अपने फलों में, जैसे आलू हो गया, आलू में स्टार्च है, कोई भी फल उठा लो, प्रत्येक फल में काफ़ी सारा स्टार्च, 50% या उससे ज़्यादा स्टार्च ही होता है। तो पेड़ पौधे के जो फल वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ जो भी हम खाते पीते हैं पौधों में, सब में स्टार्च होता है। तो वही स्टार्च जो है हम लोग चुरा चुरा करके खाते हैं, तो उसी से हमको एनर्जी मिलती है। तो स्टार्च को जब हम लोग खाएंगे तो फिर हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा तो स्टार्च से वापस ग्लूकोज बनेगा। उस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी हिस्सा हम लोग भी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो प्लांट्स में हुआ। और फिर इसी स्टार्च को एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं ना, जैसे कहते हैं जानवर हो क्या, तुम लोग कभी कभी बुरा मान जाते हो कि तुमको जानवर कह दिया, लेकिन सही में तुम जानवर हो। तो एनिमल्स ये क्या करते हैं, स्टार्च को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद फिर से ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज का कुछ हिस्सा तो कंज्यूम कर लेंगे, उसी समय एनर्जी की जरूरत है, बचा हुआ ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं कि जब खाना वगैरह नहीं मिल रहा होता है तो बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, इसी ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बना करके फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इन तीनों के सिग्निफिकेंस पर भी हमने थोड़ी थोड़ी बातें करी। ये सेलुलोज प्लांट सेल वाल में पाया जाता है, पौधों को मजबूती देता है। ग्लाइकोजन वो एनिमल्स का स्टोरेज मटेरियल है, स्टार्च ये पौधों का स्टोरेज मटेरियल है, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल। आज के क्लास में हमारी तरफ से इतनी ही बातें। कार्बोहाइड्रेट्स पर सारी बातें हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर ली। अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के ऊपर बातें शुरू करेंगे। तो चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।